एक तो हमने B2H6 का स्ट्रक्चर पढ़ा था, और B2H6 के स्ट्रक्चर में अपने पढ़ा था कि इट हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ये अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया B2H6 के स्ट्रक्चर में। और दूसरा स्ट्रक्चर जो अपन ने पढ़ा था, अपन ने मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था, एक रिएक्शन लिखा था बस। रिएक्शन बिटवीन that is NH3 and BF3, ये लुईस बेस लुईस एसिड के बीच में। How the reaction take place between the Lewis acid and the Lewis base? उस बॉन्ड अगर लुईस बेस है तो उसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, लेकिन लुईस एसिड का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। अच्छा, इसमें अगर एक छोटा सा आपके पास, अगर वहां एक लाइन आपके पास गिवन है, मतलब एक लाइन है, तो आप उस लाइन में एक पार्ट लिख दो, है ना, उसमें एक लाइन अपन लिख देंगे, और वो लाइन होगा कि भाई अदर मॉलिक्यूल्स जिनमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हो सकते हैं वो कौन से, व्हाट आर द अदर मॉलिक्यूल्स जिनमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे वो कौन से होंगे। ठीक है, सो अदर मॉलिक्यूल्स with 3 center 2 electron bond, 2 electron bonds और कौन से हो सकते हैं, तो अपन एग्जांपल लिख लेंगे। BeH2, AlH3, AlCH3, Al2CH3 इसको भी बना सकते हैं। ये BeH2 का मतलब डाइमर लिख लेते हैं, या इट एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर, ये डाइमर जैसे एग्जिस्ट करता है। Al2H6, Al2H6 CH3 that is a methyl group। मतलब पता क्या होता है, जैसे सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए और अदर एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर ये पार्ट को बनाने के लिए सेंट्रल एटम मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट and the other atom should not have lone pair, not have lone pair। तो फिर उस केस में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बच जाते हैं। सेंट्रल एटम must be electron deficient and other atom should not have lone pair, तो फिर वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बच जाते हैं। थर्ड we can write is structure of BeCl2 के लिए। इसमें लोन पेयर है अदर एटम के, so it exists as a solid in polymeric form। अगर सॉलिड है तो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा BeCl2। मतलब यहां पर BeCl2 अगर सॉलिड गिवन है तो ये पॉलीमर होगा, मतलब ये n टाइम्स होगा। अगर इसको अपन 1200 केल्विन पे हीट करेंगे तो इट विल बिकम अ डाइमर, दैट विल बी इन लिक्विड स्टेट। और अगर 1200 से ज्यादा होगा तो इट विल एग्जिस्ट एज अ गैस, तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। जब वो पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है ना, एज अ पॉलीमर, ये पॉलीमर है, तो उसका स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में ऐसे होगा। बी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s2 होता है, उसके बाद p पूरा खाली पड़ा होता है।
तो ऐसे उसके पॉलीमेरिक बॉन्ड बनते हैं। इसके पास 3 लोन पेयर्स होते हैं, हर एक क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स होंगे, और बेरिलियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। बेरिलियम हैज एम्प्टी ऑर्बिटल्स, तो अपन एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स लिख सकते हैं, पी ऑर्बिटल्स। तो होगा क्या, इसका ऑक्टेट कंप्लीट तो है नहीं, सो दे आर लुईस एसिड्स। तो ये इसके लोन पेयर को अपने ऑर्बिटल में ओवरलैप करेगा। भाई बेरिलियम का स्ट्रक्चर अगर आप लिखोगे बेरिलियम में, तो व्हाट यू विल गेट, बेरिलियम के लिए वी यूज्ड टू राइट दैट 1s2 2s2 और p0 है, और बेरिलियम के लिए अपन कर लिखेंगे तो ये वाला तो मतलब बॉन्डिंग में टेक पार्ट होता ही नहीं, अपन सीधा 2s से भी लिख सकते हैं। तो 2s अगर अपन को गिवन है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। ऑब्जर्वेशन नंबर मेथड से अपन को पता है 1 इलेक्ट्रॉन यहां ले जाएंगे, तब भी 2 p ऑर्बिटल खाली पड़े होंगे। 2 p ऑर्बिटल खाली है बेरिलियम के पास। बेरिलियम के पास 2 p ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, तो 2 p ऑर्बिटल में, एक p ऑर्बिटल में तो अब खाली पड़े हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो एक ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, अब दूसरे ऑर्बिटल में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, दूसरे ऑर्बिटल में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऑर्बिटल में, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड दूसरे ऑर्बिटल में। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज। तो अपन कहेंगे फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, बिकॉज हर एक बेरिलियम के आसपास कितने बॉन्ड्स हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं अपन को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, तो हर एक बेरिलियम के अराउंड हमको 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, b2h6 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वो पढ़ा था मैंने, b2h6 इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एक बार चेक कर लेना, b2h6 में हाइब्रिडाइजेशन बताया था मैंने, B2H6 में हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि बोरॉन के अराउंड कितने बॉन्ड बन रहे थे, 4 बॉन्ड। तो अगर किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड 4 बॉन्ड बनेंगे तो अपन उसे क्या बताएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब अपन इसकी लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। तो इसके लिक्विड स्टेट में क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस, थोड़ा देर बना लेते हैं, एक Cl होगा एक बेरिलियम होगा, इट विल बी लाइक दिस, और एक Cl इधर होगा, एक बेरिलियम होगा एक Cl होगा और एक Cl इधर होगा। ये वाला अपने एक लोन पेयर से इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये अपने लोन पेयर से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बनाएगा। द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस एंड इट विल हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सो प्लेन एंड मॉलिक्यूल। मतलब अगर अपन को बेरिलियम लिक्विड में गिवन होगा तो हमें बी मतलब ये अज्यूम करना है कि वो डाइमर जैसे होगा, 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो उसको अपन कहते हैं डाइमर। तो वो फिर अपन को ऐसे लिक्विड स्टेट में sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और अगर अपन को सॉलिड मेंशन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और अगर गैस मेंशन्ड है तो BeCl2 इज लाइक दिस। तो फिर लीनियर स्ट्रक्चर एंड sp हाइब्रिडाइज्ड। ये ट्रायंगल प्लेनर है, वो टेट्राहेड्रल है। वी नो दैट अगर टेट्राहेड्रल होगा तो ये कोई भी एटम एक ही प्लेन में नहीं होंगे, 2 एटम ही एक ही प्लेन में हो सकते हैं टेट्राहेड्रल में, वो अपन ने पढ़ा। अगर फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है तो फिर क्या, मान लो उसने कहा कि भाई BeCl2 का स्ट्रक्चर बताओ, तो क्या, इधर ना सॉलिड लिखा ना लिक्विड ना गैस, कुछ भी लिखा हुआ, ठीक है, फिर अपन ये बता देंगे। Then assume in gaseous state. If nothing is mentioned, assume in gaseous state. Fourth point लिखूंगा मैं, AlCl3 will exist as a dimer.
AlCl3 exists as a dimer, but BCl3 do not form dimer. But if physical state is not mentioned, it is sp hybridized. Huh? Is not mentioned, then sp hybridized. Huh? Assuming gaseous state. अगर फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है तो अब अपन कहेंगे कि भाई ठीक है, वी आर हैविंग लाइक दिस AlCl3 एग्जिस्ट एज अ डाइमर, मतलब AlCl3 ये ट्वाइस हो जाता है अपने आप, लेकिन BCl3 नहीं। मोस्टली तो अपन से BF3 पूछते हैं, BCl3 अपन क्योंकि इसमें भी Cl है उसमें भी Cl है, ये एल्यूमिनियम और बोरॉन दोनों ही एक ही ग्रुप के हैं, मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होगा। बोथ आर लुईस एसिड्स, even though both are Lewis acids, both are Lewis acids, मतलब they are having electron deficient central atom, दोनों ही Lewis acid है, लेकिन फिर भी वो BCl3 डाइमर नहीं बनाता, तो अपन कहेंगे आंसर में ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, it can show back bonding with lone pair of Cl, with lone pair of Cl. So boron feels its octet is complete. तो बोरॉन का ये फीलिंग होगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ऐसे था मेरे पास बोरॉन है, अपन ने BF3 में पढ़ा था ऑक्टेट कंप्लीशन, अपन ने बैक बॉन्डिंग कल पढ़ा था, मतलब लास्ट क्लास में अपन ने बैक बॉन्डिंग पढ़ा, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, दिस विल ओवरलैप दिस, दैट इज बैक बॉन्डिंग। तो इसमें ये बैक बॉन्डिंग की वजह से बोरॉन विल फील कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट in AlCl3 the size of Al is large, so the AlCl bond length is large, due to which the back bonding is not effective. Empty orbital तो इसके पास भी था, इसके पास लोन पेयर भी है, लेकिन उसमें इन दोनों में से किसी एक एटम का साइज छोटा होना चाहिए था, तो बॉन्ड लेंथ छोटा होता, बॉन्ड लेंथ छोटा होता तो ये इजीली ओवरलैप कर सकते हैं उस पर, इसमें दोनों का ही मतलब ये भी दूर है एम्प्टी ऑर्बिटल, ये भी दूर है, तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाता है, due to which the effective overlapping do not take place. Effective overlapping of orbitals do not occur. Effective overlapping of orbitals do not take place. तो वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है, इसलिए वो बैक बॉन्डिंग शो नहीं कर पाता है। अगर बेरिलियम ये बैक बॉन्डिंग नहीं आ पाएगा, मतलब अगर मेरे पास Al है ऐसे, तो अपने पास Cl होता है ऐसे, इधर भी Cl है, इधर लोन पेयर है अपने पास, ये लोन पेयर अपने पास, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है अपने पास, बट इसमें क्या होता है, ये ओवरलैपिंग जो है वो ऐसे आता है और ये ऑर्बिटल यहाँ पे बेंड होता है, सो देयर इज नो इफेक्टिव ओवरलैपिंग, वीक ओवरलैपिंग करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, ये वीक ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग।
सो वीक ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है कि ये लोन पेयर रादर देन कि इसके एम्प्टी ऑर्बिटल से ओवरलैप करे, वो दूसरे मॉलिक्यूल के एम्प्टी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, क्योंकि यहां तो उसे पास जाना पड़ेगा ऑलरेडी, देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड, तो ज्यादा पास नहीं जा पाता उसके ऊपर। तो फिर उस केस में क्या होता है, फिर स्ट्रक्चर में अपन को ऐसे, जैसे अपन ने B2H6 का स्ट्रक्चर लिखा था ना, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर इज सेम जैसे अपन ने B2H6 का लिखा था, स्ट्रक्चर इज सेम जैसे अपन ने B2H6 का लिखा था। बस इसमें डिफरेंस ये है कि अगर यहाँ इस पे लोन पेयर नहीं होता तो मैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देता। जैसे B2H6 का स्ट्रक्चर है, इसमें B2H6 में क्या लिखा था अपन ने, क्या लिखा है यहाँ पर, भाई सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए है, लेकिन अदर एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा, और इसमें तो लोन पेयर है, इसके पास तो 3 लोन पेयर है। तो लोन पेयर होगा तो फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होगा। इसमें 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, जो कि मतलब सफिशिएंट होता है। इसमें भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो नहीं होगा, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे B2H6 का होगा। तो वी कैन राइट दैट दिस इज अ डाइमर, जिसमें ये दोनों क्लोरीन एटम, बीच वाले क्लोरीन एटम परपेंडिकुलर होते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन से, परपेंडिकुलर होते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन से। अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स का और भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो अपन को पढ़ने ही होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक जनरलाइज्ड पार्ट पढ़ना चाहता हूं कि जिसमें स्ट्रक्चर में अपने आप बना सकता हूं काफी मॉलिक्यूल्स का, मतलब एक जनरलाइज स्टेटमेंट बता दीजिए आप, जिससे कि मैं अपने स्ट्रक्चर का, मैं अपने कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर खुद बना। तो मैं फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीडाइजेशन। चलो देखते हैं कैसे। भाई मोस्टली आप जो स्ट्रक्चर मुझे बताओगे उसमें या तो ऑक्साइड्स होंगे या ऑक्सीडाइजेशन होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स और ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है। So we can write that structure of oxyacids. No? अब their structure depends on oxidation state of central atom. Structure depends on oxidation state of central atom. Oxidation state of central atom. अपन लिखेंगे if oxidation state of central atom is normal. नॉर्मल क्या बोलते हैं अपन, इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, then there exists a oxide bond, then there exists an oxide bond, an oxide bond, there exists an oxide bond, और ब्रैकेट में लिख देंगे 1 oxygen atom, oxide bond between each central atom, central atom, ये बताएंगे अपन। तो चलो भाई एग्जांपल लिख लेते हैं अपन, उसमें क्या है, there exists a oxide bond between each central atom। अपन एग्जांपल भी लिख सकते हैं। अब एग्जांपल में अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मेरे पास ऐसे गिवन, अपने पास ऐसे गिवन एग्जांपल ले लेते हैं अपन,
N2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो नाइट्रोजन का +5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 नॉर्मल है ठीक है दो ऑक्सीजन के बीच में एक ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा दो नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा सो देयर इज अ ऑक्साइड बॉन्ड बिटवीन ईच सेंट्रल एटम अब दो ही सेंट्रल एटम थे तो ठीक है विल राइट कर तो अपन इसमें क्या करेंगे अब नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो गया अब ऑक्सीजन इधर कितना ऑक्सीजन है 5 तो इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करो अपन ने यहां भी एक डिवाइड कर दिया यहां भी एक डिवाइड कर दिया अब कितने हो गए अब एक इधर लिख लो एक इधर लिख लो भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है वी कैन राइट लाइक दिस इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर बताना है तो किसी भी एक सेंट्रल एटम से आप हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करो इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड हैं 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड 3 सिग्मा बॉन्ड है ना और अगर sp2 का हाइब्रिडाइज होगा तो अपन क्या करेंगे प्रॉपर स्ट्रक्चर ऐसे लिखेंगे अगर मुझे प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा दिस विल बी द प्रॉपर स्ट्रक्चर नीचे की तरफ लिख सकते हैं ये 120 होना चाहिए ऐसे लाइक दैट यू नो और इसके पास दो लोन पेयर है इसलिए मैंने उसको एंगुलर शेप लिखा हुआ बड़ा बना देना वाटर में एंगुलर शेप होता है ये बॉन्ड एंगल 120 होते हैं लाइक दैट थोड़ा सा 120 जैसे बना लाइक दैट तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि दीज आर द स्ट्रक्चर ऐसे इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे बता सकते हैं अब ऐसे लिखो अगर हाइब्रिडाइजेशन बता दिया आपने तो बाकी तो हम लिख लेंगे तो अपन मतलब बाकी तो हाइब्रिडाइजेशन अगर पता चल जाए तो बाकी तो अपन लिख लेंगे अब अगर मान लो मेरे पास दूसरा एग्जांपल है आपने कहा H2S2O7 ये +6 आया मेरे पास तो मैं क्या करूंगा सेंट्रल एटम इज सल्फर सो देयर विल बी वन ऑक्सीजन एटम बिटवीन टू सल्फर एटम्स दैट इज अ मल्टी सेंट्रल एटम अब अपन को पता है दिस इज कॉल्ड ओलियम ना ये अपन ने पढ़ा हुआ है दिस इज ओलियम इसमें पानी डालो तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनता है या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो अपन बनाते हैं ना क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ ड्रास्टिकली बहुत स्पीड से रिएक्ट करता है उसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना H2SO4 तो पानी के साथ वॉलेंटली रिएक्ट करेगा अगर H2SO4 में पानी डाल दो ब्लास्ट हो जाएगा तो अपन H2SO4 को डाइल्यूट कैसे बनाते हैं अपन पानी ले लेते हैं उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 डालते हैं ताकि वो ब्लास्ट ना पानी ज्यादा है एक एक ड्रॉप करके डालो पानी में अगर H2SO4 डालोगे तो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड वो ब्लास्ट हो जाएगा ओलियम के बारे में मैंने क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसलिए मैंने आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताया अपन क्या करेंगे ये तो अपन को पता है कि भाई ये H2SO4 इट इज अगर आप H2SO4 बोल रहे हो तो ये दो दिस इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड आप दो H2SO4 को मिला के एक पानी हटाओगे तो ये बनेगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड तो अगर अपन इसको H+ साइन निकालेंगे तो इट विल बी लाइक दिस तो मेरा मतलब यह है कि दो ऑक्सीजन एटम तो ऐसे हैं जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है दो ऑक्सीजन एटम ऐसे हैं जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है क्योंकि अपन को पता है कि अगर किसी एसिड के एनाइन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो जितने नेगेटिव चार्ज होंगे एनाइन पे उतने ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो अपने पास इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 अभी इसके बाद ऑड बचा हुआ है तो अपन ऐसे ये सिंगल बॉन्ड से अटैच तो इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करो मल्टी सेंट्रल एटम इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज तो अपन नेगेटिव चार्ज के बजाय हाइड्रोजन ही लिख देते हैं नेगेटिव चार्ज लिखने के बजाय हाइड्रोजन लिख देते हैं क्योंकि अपन को पता है कि वो नेगेटिव चार्ज की जगह आप हाइड्रोजन देते हो
वो नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आया। अब 4 ऑक्सीजन बचे हैं, लिखिए। हाइब्रिडाइजेशन स्पीड किसी के भी अराउंड कैलकुलेट कर लो, कितने सेंट्रल एटम, कितने सिग्मा बॉन्ड है सेंट्रल एटम के, लिख देंगे। अब बात अपने पास ऐसे लिखा है P4O10 लिखा। अब अपन कहेंगे P4O10 में हर एक फास्फोरस, इधर मैंने +5 कैलकुलेट किया, मतलब हर एक फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन एटम है। आपने कहा ना बिटवीन ईच सेंट्रल एटम, तो अपन लिख देते हैं 4 फास्फोरस हैं, 1 2 3 4 हो गया ना फास्फोरस। हर एक के बीच में एक ऑक्सीजन, हर एक के बीच में कहा, इन दोनों के बीच में है, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं है। आपने कहा ना बिटवीन ईच सेंट्रल एटम, बनाता हूं, इन दोनों के बीच में भी हो गया, इन दोनों के बीच में भी हो गया, और इन दोनों के बीच में भी हो गया। अब ठीक है, अब आपका सेंट्रल साइड बिटवीन ईच सेंट्रल एटम, ठीक हो गया। देयर इज वन ऑक्सीजन एटम बिटवीन ईच सेंट्रल एटम। अपन को पता है फास्फोरस के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तभी तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसका मतलब है हर एक फास्फोरस के पास एक लोन पेयर भी है। कितने ऑक्सीजन बचे हुए हैं, 6 हो गए, 4 बचे हुए हैं, ना बनाओ, बन गई। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखूंगा, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अभी भी काफी सारे कंपाउंड और भी पूछेंगे, अपन पढ़ेंगे, काफी सारा पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ये है कि मल्टी सेंट्रल एटम में अगर सेंट्रल एटम एक से ज्यादा है तो अपन को ये कंसेप्ट फॉलो करना होगा, फिर अपन तुरंत ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे क्या करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज बिलो नॉर्मल। बिलो नॉर्मल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम, लेस देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे नहीं भी लिखते तब भी, क्योंकि नॉर्मल बता दिया आपने, बिलो नॉर्मल तो मैं समझ ही जाऊँ। देन देयर एग्जिस्ट covalent bond between central atoms, bond between central atoms, तब सेंट्रल एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मतलब जैसे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किए तो अपन ने कहा भाई एग्जांपल ले लेते हैं। अपन ने कहा मेरे पास ऐसे अपन कहेंगे ये तो +5, ये तो +5, तो अपन कहेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो लिख नहीं सकता क्योंकि ये +5 नहीं +3 है। अगर +5 होता तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बनाता, अब ये तो +3 है। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो अपन को लिखना पड़ेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट से कम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सेंट्रल एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा। 1 2 3 4 5, तो क्या करें अपन, 3 ऑप्शन है अपने पास, एक इससे बना देता हूं, एक इससे बना देता हूं। अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो आप इसको ऐसे बना दो, किसी एक से इस पे लोन कर रहे हैं, दैट लोन पेयर विल रिमेन ऑन दैट नाइट्रोजन, दिस विल बी द स्ट्रक्चर। अगर मेरे पास ऐसे होता और हाइब्रिडाइजेशन sp2 इन सिग्मा बॉन्ड में, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2।
तो अब अगर अपने पास ऐसे गिवन है H2S2O6 +5 नॉर्मल से कम है तो सल्फर सल्फर बॉन्ड है, लो भाई सल्फर सल्फर बॉन्ड। बाकी अपन को पता है क्या ऑड है तो 2H तो रहेंगे क्योंकि ये 2H प्लस साइन देगा और बाकी अपन ऐसे ये रहा स्ट्रक्चर मल्टी सेंट्रल एटम। तो अगर नॉर्मल से कम है तो विल राइट लाइक दिस, वी कैन हैव इवन लाइक दिस। इसमें अपन लिखेंगे दैट इज 5 लिख लेते हैं। अगर 5 होगा तो ऑड बन जाएगा तो फिर क्या करेंगे तो अपन कहेंगे उस केस में विल राइट लाइक दिस। ये तो अपन को पता ही था सल्फर सल्फर बॉन्ड बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। और बाकी अपन ऐसे बना देंगे ऑड बन गया तो ये तो बनाना ही होगा अपन ये लो विल गेट ये अपने पास लोन पे बनता है। तो ऑर्डर ऑड एटम थे ना तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता ना, इसमें इवन नंबर था तो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इसमें ऑड है तो इवन नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर पाएंगे अपन। तो विल राइट बस थोड़े और एग्जांपल लिखेंगे हम मतलब, लेकिन मैं थोड़ा सा इधर एक और बात लिखता हूं। सी पॉइंट इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज अबव नॉर्मल, भाई नॉर्मल भी हो सकता है बिलो नॉर्मल भी हो सकता है अबव नॉर्मल भी हो सकता है। इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज अबव नॉर्मल, आपको पता है अबव नॉर्मल का मतलब अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए अबव, देन तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट पेरोक्साइड बॉन्ड। पेरोक्साइड बॉन्ड मतलब 2 ऑक्सीजन आटम, ठीक है ना, इसको 2 ऐसे लिख लो और बड़ा ही लिख लेते हैं 2 ऑक्सीजन आटम between each central atom there exists a 2 oxygen atom between each central atom। तो चलो एग्जांपल लिख लेते हैं। H2S2O8 दिया आपने मुझे, ऑक्सीडेशन स्टेट +8 +7, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर हमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेडिक्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपन +6 ही बताएंगे क्योंकि किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है, किसी भी सल्फर का +6 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब अपन कहेंगे इसमें ना SOOS बॉन्ड बनना चाहिए बिकॉज आपने कहा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है तो देयर विल बी अ पेरोक्साइड बॉन्ड बिटवीन ईच सेंट्रल एटम। तो अपने पास ऐसा है, अब पेरोक्साइड जो तो ऑब्वियसली बात है दोनों हाइड्रोजन देंगे, एक OH इधर बना देता हूं, एक OH इधर बना देता हूं पेरोक्साइड, बाकी बचे हुए ऑक्सीजन लिख दो। तो बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये बचा हुआ ऑक्सीजन वी कैन राइट दिस इज अ कंसेप्ट, मतलब कि आप कैसे बताओगे, दिस इज कॉल्ड मार्शल एसिड है पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, अपन पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं।
सल्फ्यूरिक एसिड या फिर मार्शल एसिड भी बोलते हैं, या फिर मार्शल एसिड भी बोलते हैं। तो दिस इज पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड ऐसे बोल देते हैं। तो लिखा ना बंद, हमने कब कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज नेवर, मैंने कब लिखा इसमें कि 7, मैं इसका आंसर 7 बताऊंगा मोर देन, राइट ना, मैंने कब कहा, इधर देख लो, मैंने कब कहा, कैलकुलेशन में आ रहा था, -2 + 2, -1 + 1, -2 + 2, -1 + 1, देख लो सल्फर के अराउंड +6 ही आ रहा है, तो कैलकुलेशन में आ रहा था, बताया तो था मैंने, क्लास में पढ़ा ना आपने ऑक्सीडेशन स्टेट, और ट्रस्टेबल सीरीज में लिखा हुआ है the oxidation state of any atom cannot be more than its valence electron। तो देखो उसमें आ रहा है ना, +6 ही आ रहा है, कैलकुलेशन में +7 आ रहा है, क्योंकि आप सभी ऑक्सीजन को -2 कंसिडर करके कैलकुलेशन कर रहे हो, जबकि इसमें 2 ऑक्सीजन एटम ऐसे हैं जिनका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 ऑक्सीजन एटम ऐसे हैं जिनका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसमें एक बात है, फॉर फॉस्फोरस एटम, ये सिर्फ फॉस्फोरस एटम में ऐसे होता है, बाकी किसी में नहीं। इट ऑलवेज फॉर्म PO bond, it always forms PO bond, it always forms PO bond irrespective of the oxidation state of oxidation state। मतलब फास्फोरस में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट से पता नहीं करना है, वो हमेशा PO बॉन्ड बने रहेगा। मतलब अगर मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है, मैंने आपसे कहा इसका ऑक्सीडेशन, इसका लिखो स्ट्रक्चर P2O3 का स्ट्रक्चर, तो अपन कहेंगे सर इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है, नॉर्मल से छोटा आ रहा है, मतलब PP बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन फास्फोरस में PO बॉन्ड पहले बनेंगे, फास्फोरस में PP बॉन्ड नहीं बनते, तो एग्जिस्ट ही करता है PP जैसे P4, तो उसमें पहले PO बॉन्ड बनेंगे अगर ऑक्साइड से, तो फास्फोरस में पहले अपन PO बॉन्ड, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये सिर्फ फास्फोरस के लिए होगा, बाकी कोई दूसरा ऐसा एटम नहीं है जिसमें ये कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा, बाकी सभी में। तो अपन कहेंगे ठीक है, हम फास्फोरस में पहले PO बॉन्ड बना देंगे, बाद में ऐसे कर ले। तो फास्फोरस में पहले PO बॉन्ड बनेंगे, the only compound of phosphorus, or you can say acid of phosphorus, which has PP bond is hypophosphoric acid. PP bond is hypophosphoric acid. सिर्फ यही एक एसिड है जिसमें इसका PP बॉन्ड बनेगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड।
the only compound of phosphorus which has pp bond is hypophosphoric acid. ध्यान देना, इसमें मतलब फास्फोरस का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर भी अपन एक लगा रहे हैं। वहां ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस जो है वो +4 है, फिर भी अपन एक लगा रहे हैं। एक हाइपोफॉस्फोरस में तो बहुत ऑक्सीजन कम हो जाते हैं, लेकिन वो एक नाम अपन को याद रखना ही पड़ेगा। अब एक ही एग्जांपल है तो ज्यादा नहीं सोचते पर, और ये तो अपन को याद रहेगा, ठीक है। फास्फोरस में सब आपने बताया था एक्सेप्शन होते हैं, वो पीओ बॉन्ड पहले बनाता है। फास्फोरस पहले पीओ बॉन्ड बनाएगा, फिर कोई दूसरे बॉन्ड बनाएगा, और फास्फोरस पीपी बॉन्ड बनाते ही नहीं ना ऑक्साइड में एसिड में। एक ही एग्जांपल है, वो है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, वो अपन को पता है, तो उसमें अपन एक एग्जांपल था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा तो लिखेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग। number of SS bond presented S3O9 is कितना प्रेजेंट होगा इसमें? number of oxide bond between phosphorus oxide bond मतलब ऐसे है, P4O6। number of BR bond in Br3O8 is, तो पहले वाले का आंसर क्या लिखूं? पहले वाले का आंसर बताओ भाई, क्या लिखना है मुझे? क्या लिखना है? बोलो क्या लिखें? सर एक भी नहीं होगा ना? एक भी नहीं होगा, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तो लिखो ना। Yes, इतना sir. मतलब सोचते क्यों मतलब लोग, मतलब देखो कॉन्फिडेंस रखो यार, अगर बताया तो फिर अपन को पता है, कॉन्फिडेंस से बोला करो। हाँ नहीं होगा, जीरो। आपने बताया तो ऐसे कैसे हो सकता है? कोई एक्सेप्शन होता है तो आपने फास्फोरस में बताया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, बिल्कुल जो भी बताया। तो अगर कंसेप्ट से गलत होगा तो मेरी जिम्मेदारी है ना भाई, मैं आपको सारी चीजें इफ और बट सारी तो बता रहा हूँ, इसलिए तो अपन थोड़ा ज्यादा क्लास लगा रहे हैं ना, कि अपन ज्यादा इन्फॉर्मेशन ज्यादा पढ़ सकते हैं। ये बनाकर बताइए ना पहला वाला। इसमें इसमें क्या करना है? हाँ सर ये बनाकर बताइए ना कि जीरो कैसे होगा। बना लो ना अपने आप, जब बनाना सिखाया है तो बना लो। 3 सल्फर एटम्स हैं बिटवीन ईच सल्फर एटम, बनाओ ना। ओके सर, समझ गया। हाँ सर। हम ले समझ गए, बताया तो। यस सर। सेंटेंस एकदम क्लियर लिखा होता है। ये उसका, ये ना SO3 का ट्राइमर है,
प्राइमर ऑफ SO3 H3 हो नहीं। ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी सल्फर सल्फर बॉन्ड आर प्रेजेंट इन प्राइमर ऑफ SO3? लो भाई, पता पड़ा, मतलब सर ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं हमको कि ये ट्राइमर होता है। तो अरे भाई बना लो ना, 3 ऐसे हैं और 3 ये, तो SO3 3 टाइम्स हो गए। ठीक है, अब दूसरे वाले में, सर 2। दूसरे वाले में क्या होगा बताओ, स्ट्रक्चर बनाओ, पहले पीओ पीओ बॉन्ड बनेंगे। सारे के सारे पीओ पीओ बॉन्ड होंगे भाई, बिटवीन ईच सेंट्रल एटम बनाने थे ना तुमको। यस सर। भाई सल्फ, और इसमें फास्फोरस में तो पीओ पीओ बॉन्ड ही बनेंगे पहले, तो कितने 6 बन रहे हैं? किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं है इसमें 16 और 3, ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आ रहा है यार। 16 डिवाइड बाय 3 विल बी, इट इज लेस देन 6, नहीं लेस देन 7। ब्रोमीन का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7। 7 तक हो सकता है, Cl2O7। अगर 7 होता तो अपन कहते हैं कि दो एटम के बीच में एक ऑप्शन होगा, क्योंकि आपने बताया नॉर्मल होगा तो, नॉर्मल से कम होगा तो सेंट्रल एटम के बीच होगा, ज्यादा होगा तो पेरोक्साइड बॉन्ड, ये बताया हमने। पेरोक्साइड बॉन्ड क्यों? वो एडजस्ट करने के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आ रहा है ना तो एडजस्ट करते हैं, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट कम करके। पेरोक्साइड बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन को -1 कंसीडर करना है, -2 की जगह। तो अपन लिखेंगे जी, सर बोलो। सर बी वाले का एक बार स्ट्रक्चर बताइए। बी वाले का स्ट्रक्चर बताया तो था, जो पहले P4O10 बताया ना, यस सर। उसमें से डबल बॉन्ड O वाले उड़ा दो, पीओ पीओ बॉन्ड बताया था ना, बिटवीन ईच सेंट्रल एटम, ये ले देते। ओके सर। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। अब इसका स्ट्रक्चर समझ में आया? ये इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कहीं पढ़ा है तुमने क्या? क्यों? पता, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन आता है, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन आता है ना, इसका मतलब है इसमें मल्टी सेंट्रल एटम के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि फ्रैक्शन थोड़ी आता है। देखिए इधर +6 है, इसका +4 है। ये स्ट्रक्चर देखा तुमने कहीं अभी के पहले? ऐसा नहीं चल, हाँ अभी देखा, देखो ये स्ट्रक्चर देखा कहीं? बोलो हाँ।
ऑक्सीडेशन स्टेटस लेस देन +4. That's the structure. ये दोनों ही स्ट्रक्चर अभी जो स्कूल में एग्जाम हुआ ना, एनसीईआरटी पार्ट 2, उसका फर्स्ट चैप्टर लास्ट में देखो ग्रीन वाले पार्ट में बनाते थे ये दोनों स्ट्रक्चर. भाई एनसीईआरटी तो पढ़ोगे और स्कूल के लिए तो पढ़ना ही, अपन भी पढ़ेंगे, स्कूल के लिए भी पढ़ना, वो गड़बड़ नहीं करना है अपन को एनसीईआरटी वाला पार्ट. ठीक है, काफी सारा अपन ने ऐसे एक जनरलाइज्ड पार्ट पढ़ लिया. अब अपन आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ मेरे ख्याल से ये अपना कौन सा पॉइंट था, मतलब मैं भूल गया कौन सा स्ट्रक्चर था ये जो अपन ने पॉइंट कौन सा पढ़ा. सर अभी 6th पॉइंट लिखेंगे. तो 5 था, अपन 6 वाला पॉइंट. अब देखो मेरी मर्जी, मैं कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे पढ़ा रहा हूं ताकि आप मैक्सिमम पढ़ लें. I2Cl6, वैसे तो स्क्वायर प्लेनर होता है स्ट्रक्चर, बना के देख लेते हैं. एक आई होगा, 7 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे ऐसे. तो Cl6 मतलब मुझे हर एक पे मतलब ICl3 जैसे बता रहे हो. ICl3 में द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, द टू लोन पेयर्स. एक Cl को मैं ऐसे बनाता हूं, एक Cl को मैं ऐसे बनाता हूं, एक और Cl को ऐसे बना लेता हूं, एक I और ऐसे बना लेता हूं, एक और ICl3 बना रहा हूं क्योंकि ये डाइमर बना रहा हूं मैं. इधर मैं एक और Cl बनाता हूं, इधर मैं एक और Cl बनाता हूं. इसका एक लोन पेयर ये है और एक लोन पेयर ये है. सो मैं इसमें इससे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता हूं और इससे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बना लेता हूं. तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा ना अपन को वो तो स्क्वायर प्लेनर है. All the Cl atom are lying in the same plane. Not only all the Cl, all the atoms are lying in the same plane. This is a square planar structure. And the two lone pairs are perpendicular to each other. sp3 dehydrogenation. sp3 d2 hybridization. लोन पेयर एक नीचे एक ऊपर और ये एक ही प्लेन में वो स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर होगा, स्ट्रक्चर शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर है. ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल होगी क्योंकि अपन ने sp3d2 लिखा है और शेप इसका स्क्वायर प्लेनर होगा. ये इसका शेप. सेवंथ देख लेते हैं. कोई H2O2 का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका, तो बुक शेप वाला पार्ट वो अपन पढ़ चुका. मैं आपको हाइड्रोजन में पढ़ा चुका हूं. अब इसमें और जो स्ट्रक्चर है ना, बाकी बहुत सारे स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपन से कोई पूछेगा अच्छा बताओ इसका शेप बताओ क्या होगा, तो अपन को पता है नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, एक एक्स्ट्रा डाल देना और बाकी लिख लेना. मतलब अपन ऐसे कर सकते हैं. नाइट्रोजन होता है 1 2 3 4 5 और एक नेगेटिव चार्ज की जगह एक्स्ट्रा डाल देते हैं. 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ये ठीक है. वाटर जैसे शेप हो जाएगा. बेंट शेप बता दूंगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड. sp3 है तो टेट्राहेड्रल है और बेंट शेप आएगा. मुझे नहीं लगता आपको कैसे बना. अगर अपन को ऐसे गिवन है तो मान लो अपन को ऐसे गिवन है CH3 होल थ्राइस SI और फिर अपन ने कहा इसको अपन ने अटैच करवाया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड. तो जैसे ही थर्ड पीरियड का एलिमेंट आएगा ना, दिमाग की बत्ती तुरंत जलने जाती है. उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल हो सकता है
और साइड वाले एटम पे लोन पेयर है। अगर साइड वाले एटम पे लोन पेयर है और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन का अपन से पूछेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। इधर अपन से नहीं पूछा बिकॉज स्ट्रक्चर तो ऐसे है, 3 कार्बन सिलिकॉन, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, इधर भी 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि 3 कार्बन हो गए इससे, उसका वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं अपन, और इधर नाइट्रोजन एटम, ये डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो। नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है ना, इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में ओवरलैप करेगा। इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा तो ये इस पे ओवरलैप करेगा, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग होगा तो दिस लोन पेयर इज बिहेविंग एज अ पाई बॉन्ड। अगर वो पाई बॉन्ड जैसे बिहेव करेगा तो उसको अपन सिग्मा बॉन्ड में काउंट नहीं कर सकते। नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 क्यों? ये लोन पेयर तो पाई बॉन्ड है, सिर्फ ये वाला और ये वाला काउंट कर पाऊंगा। sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर शेप, sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर शेप होगा। कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है तो बोलो। तो फिर मैं 9th सिलिकेट का स्ट्रक्चर, सिलिकेट से पहले अपन फास्फोरस का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, फास्फोरस और सल्फर, बिकॉज वो एलिमेंट थोड़े से तो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर। सल्फर, तो देख फास्फोरस में अपन क्या करेंगे ना, फास्फोरस दो टाइप्स होता है, एक व्हाइट फास्फोरस होता है, एक रेड फास्फोरस होता है। व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो P4 होता है, और रेड फास्फोरस जो होता है वो पॉलीवाइट होता है। तो पहले व्हाइट फास्फोरस की बात कर लेते हैं, तो व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होता है, फिर अपन सिलिकेट्स पे आएंगे, क्योंकि सिलिकेट्स के बाद अपन फिर स्ट्रक्चर क्लोज कर लेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे सिलिकेट्स पे। अपन यहां पर पढ़ेंगे, दैट इज पहले व्हाइट फास्फोरस देखते हैं P4। P4 में स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। अब इसमें फास्फोरस के अलावा कुछ है ही नहीं, तो PP बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, अरे क्योंकि फास्फोरस या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या 5 बॉन्ड बनाएगा। जैसे NH3 होता है ना, या तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है या फिर 5 बॉन्ड बनाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस। अगर हमसे पूछेंगे फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो sp3 बताऊंगा। ऑब्वियसली बात है, 4 बॉन्ड है, वहां कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो डिलोकलाइजेशन कैसे होगा लोन पेयर का। लेकिन इसमें जो ये बॉन्ड एंगल्स होते हैं ना, सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स वो बहुत छोटे होते हैं, और जबकि sp3 में कितना होता है बॉन्ड एंगल्स, 109.28 मिनट्स होता है। एक लोन पेयर होगा तो 107 ले लो, जैसे NH3 होता है, लेकिन इसमें 60 डिग्री होता है, इसमें 60 डिग्री होता है। इसमें 60 डिग्री होता है।
अगर मेरे पास रेड फास्फोरस है, इट इज पॉलीमरिक शेप, तो इसका पॉलीमर शेप कैसे बनाता है? इज अ पॉलीमरिक शेप। फास्फोरस को कम से कम 3 बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा, तो ऐसे रिपीट होता रहेगा पॉलीमरिक शेप। तो जब वो पॉलीमर बनाएगा तो 2 फास्फोरस ऐसे, फिर बाद में ऐसे बनाता रहेगा, वो ऐसे चलता रहेगा पॉलीमर। दैट इज कॉल्ड पॉलीमरिक शेप। सल्फर के शेप की बात करेंगे अपन, तो सल्फर वैसे होता तो बहुत सारे टाइप का है, बट ये एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो क्राउन शेप होता है, ऐसे क्राउन बनाता है। क्राउन ऐसे बनता है। ऐसे क्राउन शेप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मैंने क्राउन ही बना के बता दिया कि दैट इज कॉल्ड क्राउन शेप। तो बनाने की जरूरत नहीं, बना दिया आपने तो दैट इज अ क्राउन शेप। ये हो, सल्फर एसिड ऐसे एग्जिस्ट करता है। क्राउन शेप। इसको हीट करूंगा तो S6 और S2 में भी कन्वर्ट होता है ऐसे। और दिस बिहेव एज O2, तो ये पैरामैग्नेटिक भी होगा, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, जैसे O2 होता है, पैरामैग्नेटिक एज O2। और ये चेयर शेप में होता है। अब अपन उसका चेयर शेप अभी नहीं लिख रहे, अपन को क्राउन शेप ज्यादा लिख रहा है। चेयर शेप अपन बाद में पढ़ सकते हैं। What I want तो वो S2 के नीचे क्या लिखा है? कहां पर? वो पैरामैग्नेटिक लिखा है। पैरामैग्नेटिक बिहेव एज पैरामैग्नेटिक, जैसे O2 होता है ना, वो बिल्कुल O2 जैसे बिहेव करेगा। बिहेव एज O2। तो आप O2 जो होता है उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा ना O2 का। O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक 5 स्टार 2px में, एक 5 स्टार 2py में। तो इसमें भी होता है, लेकिन ये सल्फर में थर्ड शेल होता है, तो 5 स्टार 2px की जगह 5 स्टार 3px हो जाएगा, लेकिन बिहेव करेगा O2 जैसे। मैंने ये इसका चेयर शेप है, ये बिहेव एज O2, सो पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल O2 के जैसे बिहेव करेगा, तो फिर उसको पैरामैग्नेटिक लिख रहे हैं। भाई अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ मतलब पूछना है, कुछ ऐसे क्या लिखा हुआ है, तो बिल्कुल बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अपने बॉन्डिंग से लिखे हैं NH3 PH3 ASH3 SBH3 एंड BiH3। मैंने बताया ये बॉन्डिंग H2O H2S H2AC H2TE H2PO। इसका बॉन्डिंग मैंने आपको 107 बताया, ये मैंने 92 बताया, ये मैंने आपको 91.5 बताया, ये 91 बताया, ये 90.5 बताया, ये 105 बताया, 104.5 बताया, तो 5 लिख लेता है। ये 93 बताया, ये 92.5 बताया, ये 92 बताया, और ये 91.5 बताया। तो क्या करेंगे अपन? कहेंगे सर देखो, मेरे पास अगर PH3 है, जैसे ये है PH3, ये सब बॉन्डिंग है।
मेरे पास pH3 है। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 p6 3s2 p3, मतलब मैं फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में है, p इन ग्राउंड स्टेट। मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 3s है, ये 3p है। मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया, तो आई गॉट -3, मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो द हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस इन ग्राउंड स्टेट। ये लो या ये लो, सब sp3 सबके सब sp3। सर इनमें 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 1 लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। सर बोलो। सर BiH3 का आपने 90.5 लिखा है ना? हाँ, ओके सर। अब मेरा मतलब ये था कि सर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो sp3 आएगा। वो आपने लिखा कि sp3 सबका हाइब्रिडाइजेशन। ये px, ये py और ये pz, ये px py pz, तो ये px है, ये z मान लेता है, ये y मान लेता है, किसी को कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। अब ये बताओ कि तीनों px py pz कितने बॉन्ड एंगल पे होते हैं? तो बोलो, कितने बॉन्ड एंगल पे होंगे तीनों एक्सेस? बोलो, अबे 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस कितने बॉन्ड एंगल पे होंगे, एक्स वाई जेड? 90 डिग्री। हाँ, तो बोलो ना 90 डिग्री पे होते हैं। मुझे गुस्सा आएगा यार कि ऐसे कैसे नहीं बोल सकते तुम लोग, आता तो होगा सबको। तो 90 डिग्री पे होते हैं तीनों एक्सिस, है ना। अब तुम ये बताओ, तो ये तो पहले से ही 90 पे थे। और ये मैक्सिमम बॉन्ड एंगल चेंज आप कितना बता रहे हो? 2। अरे तो फिर इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही था भाई। हाइब्रिडाइजेशन होता है तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल के बाद अच्छा खासा बॉन्ड एंगल चेंज होता है। अगर ये 92 डिग्री पे है तो इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही, नेग्लिजिबल हाइब्रिडाइजेशन। भाई हाइब्रिडाइजेशन कम से कम अपन तब बोलेंगे जब कम से कम चेंज 5 डिग्री का है, नहीं तो मैं हाइब्रिडाइजेशन मना कर दूंगा। भाई वो तो पहले से ही 90 डिग्री पे थे। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्बिटल, तो अगर वो पहले से 90 पे थे तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ कहां? तो अपन कहेंगे आप बोल सकते हो इनका sp3 हाइब्रिडाइज, बट देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना इन दिस। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं which of the following hybridization phenomena doesn't take place sufficiently या very less या doesn't take place भी लिखा हुआ तो भी मेरे लिए समान आंसर। इनमें हाइब्रिडाइजेशन मना कर दूंगा। p ऑर्बिटल तो पहले से ही आप sp3 यूज कर रहे हो, 3 p यूज कर रहे हो और 1 s, और चेंज कितना कर रहे हो? 2 डिग्री, मना कर दो। 5 से कम होगा मना कर देंगे, नहीं हुआ हाइब्रिडाइजेशन। अगर 5 से कम इंटरमिक्सिंग होता है तो मैं हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना को मना कर दूंगा। देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। अगर बॉन्डिंग में 5 से कम का चेंज आया, भाई पी तो पहले से ही 90 पे थे, आप 2-3 डिग्री चेंज करके हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे तो आई विल नॉट से दैट इज हाइब्रिडाइज्ड फिनोमेना। हाइब्रिडाइजेशन में सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं, सारे बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं, इसको हटा दो ना। अब अपन सिलिकेट्स की बात करें। अब सिलिकेट्स के बाद स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, तो लास्ट ऑफ सिलिकेट्स।
smallest unit of silicate. Silicate is SiO4, 4 negative. And the anionic valency is satisfied by S block metals. Generally S block metals होते हैं, आप metals ही लिख देता हूं. जनरली इसमें S ब्लॉक मेटल्स होते हैं, अपन मेटल्स ही लिख लेते हैं, बाई मेटल्स. और कभी कभी और भी बनते हैं ना, बोरोसिल वगैरह बनते हैं, वो काफी बोरोसिलिकेट्स ना. तो बाई मेटल्स मैंने इसको हटा. अब अगर अपन चेक करेंगे ना, तो H4SiO4 इज सिलिसिक एसिड. It is like this. Silicic acid. अगर मैं इसको रिएक्ट करूंगा विद NaOH तो आई विल गेट दैट Na4SiO4. इससे बनेगा. और I can write that SiO4 4 negative. It has tetrahedral shape. It has tetrahedral structure. The simplest silicate has tetrahedral structure. जो simplest silicates होते हैं उनमें tetrahedral structure होता है. The smallest unit of silicates silicates मतलब अपन पत्थर की बात कर रहे हैं, different type of stones. Silicate मतलब सीधा stones होता है. और कुछ अपन ऐसे एनाइनिक पार्ट है, उसमें अपन मेटल डाल के अच्छे स्टोन्स बना लेंगे दूसरे मेटल डाल के. टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स. जो सिंपलेस्ट सिलिकेट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोसिलिकेट. अपन को पता है ऑर्थो मतलब क्या होता है. आप नॉर्मल एसिड को ऑर्थो एसिड बोलते हैं. तो ऑर्थोसिलिकेट, तो इसको ही आप ऑर्थोसिलिसिक एसिड बोल दो. तो ऑर्थोसिलिकेट में व्हाट वी कैन डू, अपन ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं. सिंपलेस्ट सिलिकेट, इट इज सिंपलेस्ट सिलिकेट है. इट्स द सिंपलेस्ट सिलिकेट और फॉर्मूला यूनिट इज फॉर्मूला यूनिट SiO 4 नेगेटिव. इसको मैं ऐसे बनाऊं, सिलिकॉन है, this is tetrahedral structure. Bond angle, each bond angle 109.2 minutes. That is all. We know that वो tetrahedron form करता है. This is tetrahedron. This is tetrahedron. We have. अब मैं इसका प्रोजेक्शन थोड़ा दूसरे टाइप से चाहता हूं आपको देखना. आप इस ट्राइंगल को देखो और इस ट्राइंगल को ऐसे बना लो. ये 3 ऑक्सीजन एटम है. रुकना एक मिनट. उस ट्राइंगल में 3 ऑक्सीजन एटम बना दो. एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम.
और ये बीच वाला ऑक्सीजन एटम ऊपर ऐसे दिख रहा है। अब आप ना इसको, मैं चाहता हूं कि ऐसे टेट्राहेड्रॉन है, अब मैं बना के दिखा देता हूं ना कि मैं कैसे चाहता हूं देखना आपको। मैं चाहता हूं आप ऐसे देखो, ऐसे दिख रहा है आपको टेट्राहेड्रॉन। अब इसको ऐसे देखो ऊपर से, आप ऊपर से देखोगे ना इधर से, तो इस ऑप्शन की वजह से अपन को सिलिकॉन नहीं दिखेगा। ये तीनों अपन को दिखेंगे ट्राइंगल में, ऐसे ऊपर से देख रहा हूं। तो ये तीनों मुझे ट्राइंगल में दिखेंगे जो दिख रहे हैं मुझे, और ये ऊपर वाला ऑक्सीजन है। तो सिलिकॉन कहां है? ये यहां, वो सिलिकॉन है राइट वाला। अब अपन कहेंगे देखो, ये ऑक्सीजन एटम सिलिकॉन से अटैच्ड है, ये ऑक्सीजन एटम सिलिकॉन से अटैच्ड है, सारे के सारे ऑक्सीजन एटम, सारे के सारे सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम सिलिकॉन से अटैच्ड है। और ये ट्राइंगल जैसे बना रहे हैं, ये कोई बॉन्ड नहीं है ऑक्सीजन वाले, जो रेड कलर से बना है ना, ये कोई बॉन्ड नहीं है आपस में। बस मैं चाहता हूं कि आप इसको ऐसे प्रोजेक्शन में देखो, आप ऐसे बना प्रोजेक्शन चाहते हो, आप ऐसे ऐसे एज्यूम करो उसे कि दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। ये रेड वाला जो है ना सिलिकॉन, वो इन तीनों के, और ये ऊपर ऐसे ऊपर होगा, उसके बीच में प्रेजेंट है, ऊपर होगा ना टेट्राहेड्रल है, बट अज्यूम ऐसे करो। तो रेड वाला तो सिलिकॉन है, और ब्लैक वाला जो है वो ऑक्सीजन है। ये बात बता, तो अपन क्या करेंगे अब, ये ऑर्थोसिलिकेट का स्ट्रक्चर है और इस पे नेगेटिव चार्जेस है, 3 नेगेटिव चार्जेस वो लिखेंगे। अब दूसरा मैं चेक करूंगा, दैट इज कॉल्ड पायरोसिलिकेट। अपन सबको पता है पायरो वर्ड का मीनिंग होता है पायरोसिलिकेट। मैं वैसे ऐसे कर सकता हूं, H4SiO4 होता है सिलिसिक एसिड, मैं इसको ट्वाइस लेता हूं, वाटर हटा देता हूं। भाई तभी तो पायरो वर्ड आता है, अगर सिलिसिक एसिड है तो पायरो बनाना आता तो है अपन को। नॉर्मल एसिड ले लो और तो उसको ट्वाइस करो और वाटर हटा दो, तो आप क्या करोगे, H6Si2O7 बच गया, हटा दें। अब ये 6 के 6 हाइड्रोजन एटम हटेंगे, तो ये हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे Si2O7, दैट इज द स्टेप। Si2O7 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और 6 नेगेटिव चार्ज। तो अपन ने क्या किया, अपन ने तो बस ऐसे किया, ये 2 सिलिसिक एसिड थे, ऐसे तो बनाते हैं अपन पाएंगे, ये 2 सिलिसिक एसिड थे, इससे आपने पानी हटाने की बात की, हटा दिए। क्या बना अपने पास, एक ऑक्साइड बॉन्ड बन गया बिटवीन द सिलिकॉन एटम्स। तो ऑक्साइड बॉन्ड तो बनना ही चाहिए, आपने कहा था ना, अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो देयर इज 1 ऑक्सीजन एटम बिटवीन ईच सेंट्रल एटम। अगर इनसे हाइड्रोजन हटाओगे तो 6 OH बॉन्ड है, अगर 6 OH बॉन्ड है तो हर एक हाइड्रोजन के हटाने से उसमें एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम। 6 OH बॉन्ड है, तो हर एक हाइड्रोजन के रिमूव करने से अपन को एक O नेगेटिव मिलेगा, तो 6 O नेगेटिव 6 नेगेटिव लिखे ना। अब मुझे ये पता है कि ये जो बीच में ऑक्सीजन होगा ना दोनों के, उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता। चलो फिर बना, ये पायरो का स्ट्रक्चर है। अब ये रेड वाले भी मैं वैसे ही बना दूंगा, मुझे ऐसे ना, मतलब ऐसे बना, अपन को पता है वहां बॉन्ड नहीं होता, लेकिन बना दिखाने के लिए अपन ऐसे बना देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन एटम
एक ऑक्सीजन एटम, एक पहले पूरा ट्रायंगल बना लेते हैं और बीच में एक ऑक्सीजन है, उसके बीच में सिलिकॉन है, और एक तो आप ऐसे बनाओगे और एक आप जो ये वाला ऑक्सीजन तो बीच वाला ऑक्सीजन बनाएंगे, तो फिर इससे फिर बना देंगे। ये लो बन गया। बीच वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, लेकिन बाकी पे तो नेगेटिव चार्ज दिखोगा। जो ऑक्सीजन एटम एक से ज्यादा सिलिकेट स्ट्रक्चर में शेड होगा ना, उसका नेगेटिव चार्ज नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, अगर एक से ज्यादा सिलिकॉन के बीच में शेड होगा तो नेगेटिव चार्ज कैसे हो सकता है इस पे? जो एक ही जगह शेड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज, वो OH के फॉर्म में रहता है। दिस इज पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन कॉमन होता है दो स्ट्रक्चर में। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, अपन उसको बार बार टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ट्रायंगल ट्रायंगल बोलूंगा। दो ट्रायंगल के बीच में, लेकिन वो है टेट्राहेड्रल, अपन को पता, मैंने आपको बता दिया क्यों बोल रहा हूं मैं ट्रायंगल है। तो दो ट्रायंगल के बीच में जो ऑक्सीजन होगा ना कॉमन, उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता। अगर कोई भी ऑक्सीजन एटम एक से ज्यादा ट्रायंगल में, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में है, अगर कॉमन है तो उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, बाकी सभी पे होगा। जिससे एक ही बॉन्ड बना होगा वो सभी पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये जो ऐसे बनाते हैं ना, ये वाले बॉन्ड नहीं होते, लेकिन अपन सिर्फ उसको दिखाने के लिए वो ट्रायंगल जैसे दिखे, इसलिए अपन उसे बना। दिस इज कॉल्ड पायरोसिलिकेट्स। अब मैं चेन सिलिकेट्स बताना चाहता हूं। चेन सिलिकेट्स, चेन सिलिकेट्स। तो ये नेगेटिव चार्ज 6 नेगेटिव चार्ज देख लिया आपने, वो रेटिकुलर, ये 6 नेगेटिव चार्ज, 2 सिलिकॉन हो गए, 7 ऑक्सीजन एटम हो गए। तो ब्लैक वाले सर्किल काउंट कर लो, वो ऑक्सीजन है। कभी कभी अपन को स्ट्रक्चर देंगे ऐसे और पूछेंगे बनाओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका, बना देंगे। कोई जो ऑक्सीजन 2 में कॉमन है उस पर नेगेटिव चार्ज कंसीडर नहीं करना, जो एक में कॉमन है उन पर नेगेटिव चार्ज कंसीडर करना है। जितने ये डॉट्स दिखेंगे ऑक्सीजन के बीच में, वो सिलिकॉन एटम्स हैं। जितने ट्रायंगल है उतने सिलिकॉन एटम। सीधी। चलो चेन सिलिकेट्स की बात। चेन सिलिकेट को बनाने के लिए आप ऐसे बना, तो लीनियर चेन बनाएंगे। अब ये लीनियर चेन में एक ऊपर की तरफ बना ट्रायंगल, एक नीचे की तरफ बना लो ट्रायंगल, एक ऊपर की तरफ बना लो ट्रायंगल, एक नीचे की तरफ बना लो। अब ट्रायंगल तो बना ही लिया अपन ने, बना दो। बाकी ट्रायंगल में कैसे बनाने होते हैं अपन को पता है। इधर आप एक सेंटर में लिखोगे, ये सिलिकॉन है, तीनों को ज्वाइन कर दो। इधर एक सेंटर में लिखो, तीनों को ज्वाइन कर दो। इधर एक सेंटर में लिखोगे आप और तीनों को ज्वाइन कर दो। इधर एक सेंटर में लिखोगे आप, तीनों को ज्वाइन कर दो। ये लो भाई, बन गया चेन सिलिकेट। पॉलीमर है ना, अगर चेन सिलिकेट होगा तो मैं उसे पॉलीमर दूंगा, बना लो। एक मिनट देख लो, तो मैं नेगेटिव चार्ज भी लिख देता हूँ। एक मिनट देखो, इनमें तो नेगेटिव चार्ज आ नहीं सकता क्योंकि वो तो एक से ज्यादा में शेयर्ड है। इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर 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 और इधर आ सकता है। ये लो भाई नेगेटिव चार्ज। अब मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के आपको बताऊंगा, पहले आप स्ट्रक्चर बना लो, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अदरवाइज फिर कुछ लोग स्ट्रक्चर बना रहे होंगे ना, क्योंकि अपन तो ऐसे देके बोलेंगे, वो बताओ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। हाँ सर, हो गया। हाँ सर, हो गया। हाँ 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 हाँ, मैं कुछ काम करने लगा। चलो देखते हैं। अच्छा देखो, बन गया सबसे। तो अब देखो, सिलिकॉन 4 दिख रहे हैं,
फॉर्मूला बना, इधर लिख रहा हूं मैं, बाद में हटा दूंगा, क्या पता। सिलिकॉन मुझे 4 दिख रहा है, ऑक्सीजन 3, 6, 9 और 3, 12, 13 लिख रहे। सो ऑक्सीजन 12, लेकिन दिख तो मुझे 13 रहे, अब 12 क्यों लिख रहे हो? तो अपन कहेंगे दिख भाई, या तो यहां चेन का एंडिंग अज्यूम करो या फिर यहां अज्यूम, मतलब दोनों टर्मिनल में से किसी एक को ही काउंट कर सकता हूं, क्योंकि अभी पॉलीमरिक चेन खत्म नहीं है। आप ये बता दो, इनको हटा दो, तो मैं कहूंगा अच्छा इतना ही चेन पूछा है। तो जब आप बोल रहे हो कि ये चेन सिलिकेट है, तो मुझे किसी एक तरफ तो कंटिन्यूएशन में करना ही होगा ना, तो एक तरफ कंटिन्यूएशन में करना होगा तो किसी और ऑक्सीजन एटम को छोड़ना पड़ेगा। या तो अपन कहेंगे कि देखो अभी इधर नहीं, या तो अगर यहां से शुरुआत की है तो अपन यहां तक नहीं एज्यूम करते हैं, लेकिन वो तो चेन का पार्ट है ना, ये वाला उधर वाले का, उस वाले का भी पार्ट होगा ना, कॉमन पार्ट होगा। तो यहां से अपन ने कहा कि मैंने शुरुआत की, तो चलो ये वाला एंड वाला पार्ट होगा। वैसे शुरुआत और मतलब एंडिंग बताना मुश्किल होता है, इसलिए अपन हमेशा चेन में ऐसे ही बना के रखते हैं। तो अपन कहेंगे देखो, या तो इसको कंसिडर कर लो कि भाई यहां से शुरुआत की थी, तो ये वाला दूसरे का भी कॉमन हो सकता है, या ये वाला भी दूसरे का कॉमन हो सकता है, तो किसी एक को काउंट करो, क्योंकि ये खत्म तो नहीं हुआ, ये भी दूसरे का कॉमन हो सकता है ना, और वो लास्ट वाला भी दूसरे का कॉमन हो सकता है, तो किसी एक को ही काउंट करेंगे। ये अज्यूम करके कि आधा इसमें है, आधा इधर ले लेते हैं, तो आधा आधा मतलब एक एक बना दिया। नेगेटिव चार्ज 2, 4, 6, 8, इसका 8 लिया। अब देखो इसको +4 आना चाहिए, क्या आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, तभी तो आपने 12 लेके बनाया, वरना ऑक्सीडेशन स्टेट उसका +4 आना ही चाहिए। हर एक सिलिकॉन के बीच में आपने एक ऑक्सीजन लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन डाल रखा है, तो ये होगा 12 और 8 नेगेटिव है, तो 12 मतलब 24, 8 नेगेटिव ले लो तो अपन को 16 आ गया। करेक्ट। अब अपन को ये नहीं बनाना था, अपन को ये बनाना, SiO12 8 नेगेटिव तो बनाया, मैं चाहता हूं कि आप अपनी मर्जी से n लिख लो, या इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, इसको मैं कर सकता हूं क्या, ये n, और ये कर सकता हूं कितने, ये हो जाएगा अपने पास 3n, और ऊपर कितना हो जाएगा अपने पास 2n नेगेटिव। तो अपन कहेंगे जब सभी n आया है तो SiO3 को लिखो और उधर 2 माइनस कर लो, ऐसे कर सकता हूं ना मैं। देखो यस सर। उसके लिए n का वैल्यू 4 है। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर चेन लाइक सिलिकेट्स। सो इसके लिए चेन के लिए मैं जनरल फॉर्मूला लिखूंगा, दैट इज SiO3 -2, और इसको मैं लिखूंगा n टाइम्स। आप देख लो कितने लिखने हैं आपको, तो मैंने फॉर्मूला बना के देख लिया अपन ने, तो बन गया फॉर्मूला। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। चेन में अगर अपन को ऐसे बना के दें और अपन से पूछें कि बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ क्या है, तो अपन किसी एक एंड वाले को छोड़ेंगे। जब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कैलकुलेट करेंगे, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। अगर इसको 13 लिखूंगा ना तो फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सिलिकॉन पे तो हमेशा +4 रहेगा। अब होता है साइक्लिक सिलिकेट्स। साइक्लिक सिलिकेट्स, साइक्लिक सिलिकेट में अपन ऐसा रिंग बना सकते हैं, जैसे एक मैंने 3 मेंबर, भाई कम से कम 3 मेंबर रिंग तो बनानी पड़ेगा। मैं 4 भी बना सकता हूं, मैं 6 भी बना सकता हूं। ये ऐसे साइक्लिक रिंग। अब देख
ये 3 मेंबर मिनिमम, अगर मुझे साइक्लिक रिंग बनाना है तो मिनिमम अपन को 3 मेंबर रिंग तो बनाना ही होगा। अब बनाते अपन, देखो ऐसे इनके फेस पे अपन बनाएंगे, देख लो पहले उसके बाद बनाना। इनके फेस पे अपन बनाएंगे सिलिकॉन, हर एक फेस, इनके फेस पे अपन बनाएंगे सिलिकॉन, देन इट विल बी कॉल्ड साइक्लिक सिलिकॉन। इसके फेस पे बनाएंगे अपन सिलिकॉन, देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक सिलिकॉन। 4 मेंबर्ड होगा तो 4 मेंबर्ड में बना देंगे, हमें क्या करना है। लो 4 मेंबर्ड होगा तो अपन 4 मेंबर्ड में बनाते हैं सभी फेस पे। और 6 में कहोगे तो 6 में बना देंगे, हमें करना पड़ेगा, बना लेंगे अपन अपने आप। सर बट हर फेस पे मतलब ट्रायंगल वाला ही शेप बनेगा ना? हाँ, ओके कोई सर। साइक्लिक में ट्रायंगल तो बनाओगे ही ना कम से कम, यस सर। बाकी अपन को पता है। देखो नेगेटिव चार्ज लिखना अपन सबको आता है, किस पे नेगेटिव चार्ज होगा, जरा इसका फॉर्मूला लिख के बता दो, इनके फॉर्मूला लिख के बता दो जरा। कितने सिलिकॉन है और कितने ऑक्सीजन। सर पहले वाले का SO3 2 नेगेटिव ब्रैकेट N है आ क्या? गया, हाँ सर, सर पहला वाला। पहला वाला हो गया SI3 ना, हाँ सर, SI3O9 O9 और नेगेटिव चार्ज -6। -6। मुझे लगता है ये तो इसको ही फॉलो कर रहे हैं यार, है ना, करना ही चाहिए। अरे भाई आप इन दोनों को अगर क्लोज कर दोगे तो एक कॉमन ले रहे थे ना अपन, एक छोड़ रहे थे ना आप, तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला तो सेम आएगा, आप इसको ऐसे बंद कर दोगे और क्या, Yes, sir. जनरल फॉर्मूला तो दोनों का सेम आएगा, आएगा ना। यस यस सर। सर। तो ठीक है भाई, SiO3 होल N और 2N माइनस, अंदर 2 इन तो बाहर लिखे ही है। ये लो जनरल फॉर्मूला, बाकी इसका भी लिख लो आप और मुझे जरा उसका भी लिख के बताओ 6 नंबर्ड का। सर एक डाउट। बाकी आप बना भी सकते हो यार, इसकी बात तो 6 नंबर वाले को तुम खुद बना लेना है, इतने अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं, दिवाली पे अपन रंगोली बना सकते हैं, है ना। इस बार Yes. दिवाली पे रंगोली इसी पे बनाएंगे, सिलिकेट्स। सर दूसरा वाला भी आ गया सर, वो तो सेम ही है दूसरा वाला। दूसरा वाला हाँ सर। SI4 हो गया मेरे पास 2 12 4 6 8 और 4 12। लो भैया, 8 नेगेटिव। बाकी वो अपने आप कर लेना, मैं दूसरा लेता हूँ, फोर्थ वाला। सर साइक्लिक सिलिकेट ऐसे चेन सिलिकेट जैसे कंटिन्यूस जॉइन होते रहेंगे क्या? हाँ, ओके आप सर। रिंग बढ़ाते रहो, साइन लेकिन ये वाले नेगेटिव साइन सिर्फ उन्हीं पे होंगे जो एक ही सिलिकॉन से बॉन्डेड होंगे, अगर 2 यूनिट सेल में बॉन्डेड है तो फिर नहीं होगा, फिर उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, उस पर नहीं आएगा, एक से ज्यादा बॉन्डेड, 2 डायमेंशनल सिलिकॉन्स।
silicates in which three oxygen atoms are bonded with the other unit cells. Three oxygen atoms are bonded with other unit cells. Other unit cells. मतलब थोड़ा सा लार्ज नेटवर्क बनेगा. कैसे? ऐसे बनाएंगे. अब ये भी मतलब ऐसे बन, ये भी ऐसे बने, ये भी ऐसे बने. और ये भी ऐसे बने. और ये भी दूसरे यूनिट सेल से बने. इसको तो बना ही लेते हैं. मतलब ऑल ऑक्सीजन एटम एक्सेप्ट वन, जिसके अंदर अपन ने ये लिखा हुआ है, उसके अलावा सारे यूनिट सेल को, सारे ऑक्सीजन एटम को शेयर करना चाहिए. मतलब इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा वो बस एक ही ऑक्सीजन एटम पे होगा, जो सिलिकॉन के साथ लिखा होगा. मतलब जितने सिलिकॉन उतने ही नेगेटिव चार्ज. तो उस टाइप के सिलिकॉन को अपन कहेंगे. तो इसका जनरल फॉर्मूला लिखना अपने लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि SO एक ही नेगेटिव चार्ज है ना इसमें. जितने सिलिकॉन उतने ही नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब है कि भाई अपन को यहां पर क्या लिखना है, बनाना ही मुश्किल हो जाएगा फिर तो अपने लिए. एक ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ये +4 आना चाहिए. तो इसको क्या लिखें कि +4 आए. मान लो अपन इसको ऐसा ही हो 4 था, तो 4 नेगेटिव चार्ज लिखना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक ही नेगेटिव चार्ज लिखना है. तो एक ही नेगेटिव चार्ज, एक रिमाइंडर आना चाहिए, और ये 3, ये +4 आना चाहिए. वैसा है 3 आना चाहिए. अगर अपन इसको 3 लिखते हैं तो 6 आएगा, +4. 3 भी नहीं लिख सकते अपन. 2 लिखते हैं तो 4 नेगेटिव आएगा. रिमाइंडर कैसे रहेगा, ये +3 हो जाएगा. तो पॉलीमर बनाना मुश्किल है, बड़ा स्ट्रक्चर बनाना. मान लो अपन 4 लेते हैं तो ये +16 है. सर वो 4 है 5/2 तो लेने से आ रहा है. हाँ, सर अजीब आ रहा है 5/2 लेने से, लेकिन वो तो फ्रैक्शन होगा ही नहीं सर. 4 सिलिकॉन मतलब 4 नेगेटिव आना चाहिए. तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ये वैल्यू. मान लो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं अपन. 4 सिलिकॉन है तो ये तो हो जाएगा 16 प्लस -2x कर देता है इजिकल टू -4. ये वैल्यू कितनी आ रही है, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 10. 10. लो भाई 10 होना चाहिए. तो अब 10 को कुछ बना सकते हैं अपन इससे, जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, ये तो बन जाएगा. इसका नहीं बन पाएगा ना. नहीं सर. 2+1 पता नहीं, मतलब अपन 2+1 बनाने की जरूरत नहीं है. नहीं ठीक है, बस हो गया. अपन ऐसे ही करेंगे. ये 4 थे सिलिकॉन, तो 4 लिख लिए, 10 ऑक्सीजन आएंगे. तो 10 ऑक्सीजन काउंट करने पड़ेंगे. 4 इसके हो गए और 2 और 2 इससे हो गए, क्योंकि बाकी एक तो वो चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा अपन को. सो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बनाना मुश्किल है, बट वी आर एबल टू राइट लाइक दिस. इसको कहते हैं अपन 2D सिलिकेट्स. और अगर 3D सिलिकेट होगा तब तो चारों ऑक्सीजन एटम शेयर्ड होंगे अदर यूनिट्स से.
when all oxygen atoms are shared with other units, इसको अपन कहते हैं 3D सिलिकेट्स। ये सिलिकेट खत्म हो गया और यहां अपन ने बॉन्डिंग को भी क्लोज कर दिया, खत्म हो गया अपना बॉन्डिंग, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, 3D सिलिकेट का स्ट्रक्चर ड्रॉप कर सकते किसका? 3D सिलिकेट। हाँ तो ऊपर से बनाना पड़ेगा ना, फिर ऊपर से कैसे बनेगा, इसलिए तो नहीं बनाना, ऊपर से बनाओगे कैसे?